आगे सब और कोई बच्चा? कौन कौन ने होमवर्क किया है? 2 3 4 5 सभी ने किया होमवर्क। आज अपने अपने शीट्स में को जमा कर दो, ठीक है? क्या हुआ? क्यों? अच्छा ठीक है, बाकी सब ने किया, शीट्स है आपके पास अपनी, वो सब आप लास्ट में सबमिट कर देंगे। एंड फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। तो आप अपनी कॉपीज को स्कैन करके यहाँ का जो ग्रुप बना हुआ है वहां पे आप भेज देंगे सो दैट आई कैन चेक। समझ रहे हैं आप? तो इतना हो गया, ठीक है। तो कितने होमवर्क दिया हुआ था, कितने क्वेश्चंस थे? 4 थे। 4 थे कि 5 थे? जल्दी सोचो। हाँ 5 थे। 5वां कौन सा था जो किसी को याद नहीं होगा, बताओ? नहीं नहीं वो नहीं, एक और था, सनग्लासेस का कंसेप्ट याद आया किसी को? सनग्लासेस में कौन से थे? मिरर, लेंस, क्या था? कॉन्वेक्स मिरर था। मैंने क्या लिखाया था? वही लिखाया था, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन कोई ढूंढा है? ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर था, और क्योंकि आपका होमवर्क था सो यू हैव टू आंसर मी, ठीक है? टुमारो, कल आपको पता करके आना है कि क्यों है, ठीक है? चलो आज स्टार्ट करते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है? लाइट वाला पोर्शन हमारा पूरा हो गया है। मैंने बोला था उसके बीच में 2 टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और ओरिजिन ऑफ सन ऐसे करके, ठीक है? तो ये दोनों पार्ट्स हम लोग लास्ट में करेंगे, जब ये समझ आएगा आप लोग को तब। तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी वाला है, देखो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? विद्युत, ठीक है? क्या समझते हो इलेक्ट्रिसिटी से? सबसे फिर वेरी फर्स्ट टाइम क्या समझते हो इलेक्ट्रिसिटी से? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फटाफट आंसर देना है, ओके? चलो, हाँ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और कुछ? ठीक है, वही है। और एनर्जी, ठीक है। और नहीं तो एनर्जी है वो, ठीक है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत है क्या? ठीक है, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही सबसे सही है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ही क्यों? व्हाई नॉट द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स? क्यों नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं? एटम के सबसे सेंटर में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है क्या होगी? या तो देगा या तो फिर लेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या? विद्युत, ठीक है? अब बोल तो दिया कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन
क्या क्या रीजंस उसके पीछे है, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से रीजंस है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे वेरी फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश जिसको बोलते हैं। चार्ज से क्या समझते हो आप? इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज ही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से मतलब क्या क्या होगा? चार्ज क्या है? चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है बोल सकती हूँ मैं, सबसे छोटे से छोटा कण, क्या कह सकती हूँ? एक एटम है, एटम के अंदर में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ? एक तरीके का कण नहीं हुआ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो, चार्ज क्या हुआ? एक तरफ से चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी मैं समझ के चल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? सब एटॉमिक क्या है? पार्टिकल, मतलब सबसे छोटे से छोटा कण, जो या तो देगा या तो फिर क्या करेगा? लेगा। अब ये कैसे होगा? जैसे तुम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेंगे व्हाइट पेपर, आपके पास है? अभी लेना नहीं है। व्हाइट पेपर लेंगे, उसको गोल मोड़ दिया, ठीक है। कोई भी आयरन का मेटल है या कोई आयरन का लगा हुआ कोई है, तो उसमें आपने क्या किया? उसको रब किया, रब किया। अब उसके बाद क्या करोगे? उसको कोई भी टीवी में या तो फिर रेफ्रिजरेटर में जाके आप उसको टच करवाओ, क्या होगा? कनेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन कब तक के? जब तक के उसमें फोर्सेस है। इसका मतलब क्या समझे कि अगर मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षण बोलते हैं ना, है ना? प्रतिकर्षण की पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों को एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं है। वो क्या बोलेगा? नहीं, तू दूर जा, मैं दूर जाऊंगा। ये कंसेप्ट है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट, आकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। समझ में मैं आ रही है? समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव नेगेटिव की समझ में? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट कैसा हो रहा है भाई? बोल तो मैं दिया। वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, आपका वीडियो अटक गया है, दिख नहीं रहा है। ओ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके। टेक्निकल गुरु को बुलाया जाए। एक्सक्यूज मी सर। जब तक कि अपने अपने पेपर सबमिट कर लो तुम। हाँ तुम कर लो ना, और अब से पेपर्स को अलग अलग ही रखना, ठीक है। दोनों दिन के पेपर्स चाहिए ना, पहले दिन दूसरे दिन। नहीं लाए हो? कल याद से लेके आना, एक साथ सबमिट करना फिर तुम दोनों, ठीक है। बाजू वाले को देखो उसका स्कैन नहीं आ रहा, उनको बोलना। चलो ठीक है, किसी का एक ही पेपर है, किसी का दोनों पेपर है। इसको रखो, दोनों पेपर है। हो गया। कौन है तुलसी साहू? आपने टाइम नहीं लिखा? टाइम टाइम अब से लिखना। आपने भी नहीं लिखा है, टाइम मेंशन करे है ना? इसको आप ऐसा करें कि क्या एक पेज है आपके पास, दूसरा आपने उसमें लिखा हुआ है, या उसको ना लास्ट में देना, मैं ऐसे तुरंत चेक करके दूंगी, ठीक है। तो चलो, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? अभी क्या बताया था? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई होगा जो कि क्या कर देगा? लूज करेगा, और कोई होगा वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या बोला मैंने, क्या लिया? एक व्हाइट पेपर लिया, लिया, ठीक है। उसको क्या करी? आयरन था, आयरन के ऊपर में उसको ऐसे घिस दिया, फ्रिक्शन कॉज होगा, घर्षण जिसको बोलते हैं कॉज होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ग्लास रॉड है वो इसको क्या दे देगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, उसके अंदर में होंगे ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा है?
लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो भी इंसान लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो जिसने लिया वो क्या होता है, नेगेटिव। देखो इसको ऐसे समझो, आपके पास है 2 चॉकलेट्स, ठीक है, आपके दोस्त के पास एक भी चॉकलेट नहीं, ठीक है, अब आपके पास 2, आपके दोस्त के पास एक भी नहीं, आप क्या करोगे, बहुत अच्छे हो, दानवीर हो, तो क्या करोगे, उसको एक दे दोगे। तो आप मतलब उसके सामने आपकी छवि कैसी हुई, एकदम पॉजिटिव, इम्प्रेसिव, तो क्या आया भैया देने से, पॉजिटिव। जिसने लिया वो क्या हो गया, नेगेटिव, कि भैया उसके पास तो है ही नहीं, हमने दिया है। समझ में आ रही है बात, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, की इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, विद्युत होता क्या बोला हमने, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो। अब देखो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, या क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले क्या आया, चार्ज, जिसको क्या बोल रहे हैं, विद्युत आवेश। चार्ज हमको समझ में आया कि चार्ज क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है, और वो ही यही चार्ज जो रहेगा जब फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बोला हमने, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, 2 समान है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, और 2 अगर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, आकर्षण। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, देने से, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, लेने से। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया, आप लोग को आया, आ गया ना, ठीक है। अब देखो अब क्या आया है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है भाई, अब व्हाट इज करंट, बताओ जी। देखो अब पूछोगे चार्ल्स को किसने डिस्कवर किया, तो नाम है भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को भी किया है, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ऐसे तो चार्ज न्यूट्रल होते हैं, हमारे भी बॉडी में चार्जेस हैं, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है, तो चार्ज जो है वो एक से दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले किन्होंने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। समझ में आई इतनी बात। अब देखो अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट, करंट क्या हुआ भैया, हाँ बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में है। मतलब क्या, मतलब ये कि एक पर यूनिट टाइम, मतलब समझो कि 1 घंटा, सपोज कर रही हूं मैं, सपोज कर रही हूँ कि 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। कोई भी अगर एक सब्सटेंस में ले लेती हूँ और बोलती हूँ कि 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आई। देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, या फिर उसको मेजरमेंट किससे किया जाता है, एम्पियर से। एम्पियर ए, मतलब क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे तो जैसे कि 5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। मतलब ये कि एक पर यूनिट टाइम में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में इतना अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तब क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आई। नोट्स आपको सबको मिलेंगे स्कैन फॉर्म में, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू, या जैसे भी हैंडआउट्स रहेगा वो सब आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे समझने में ध्यान दें। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्या बताई थी अभी, सब एटॉमिक पार्टिकल, विद्युत आवेश बताया भी कुछ, ठीक है। तो कितना अमाउंट में चार्ज है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज को पता करने के लिए, ठीक है, गोल्ड, उसको हम लोग ना इलेक्ट्रोस्कोप से देखे थे। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो इसमें क्या हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपके पेपर में एक भी बार नहीं आया हुआ है। जितना भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक के, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, ठीक है। ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए, कि आपको पता रहना चाहिए कि कैसे आता है। ये एक्सपेरिमेंट भी सिर्फ बेस के लिए है। देखो क्या किया हमने, एक ग्लास का रॉड लिया, ये क्या है, ग्लास
रॉड, ठीक है, ये क्या है, मेटल का रॉड। अब देखो भाई, मेटल का रॉड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, हाँ चालक है, यस कंडक्टर है, ठीक है ना, है कंडक्टर, क्यों है कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या, समझ में आ रही है बात, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रही है, इसलिए जितने भी मेटल रहते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल क्या होते हैं, इज अ गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर होते हैं वो, क्यों, क्योंकि वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, समझ में आ रही है बात, क्या होते हैं कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, कुचालक जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होते। अब आते हैं एक सेमी कंडक्टर, क्या समझ रहे हो कि हाँ, कि कुछ अमाउंट में पास होने देंगे और कुछ अमाउंट में नहीं होने देंगे, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा आपका सिलिकॉन, आजकल चिप्स वगैरह बन रही है ना, कौन सी चिप्स, खाने वाली, मोबाइल चिप्स, है ना, समझ में आई इतनी बात, ठीक है, तो क्या हुआ, तीन हुआ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्या बोलते हैं आप लोग, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, अब आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप में क्या किया था हमने, बोला ठीक है चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जाके रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से जाके अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, कैसे पता चला हमको कि कर रहा है, तो हमने क्या करा है, एक एक्सपेरिमेंट, हमने नहीं साइंटिस्ट ने किया, ठीक है, अब क्या करें, इसमें से एक ही ग्लास रॉड है, सेम वही फिनोमेनन, क्या करे, एक ही ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को ना इसके पास में रख दिए, तो क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकले और निकल के जो इधर की तरफ में चले गए, ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ और इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो वो क्या करेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसमें और पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, ये इससे भी अट्रैक्ट करेगा, ये इससे भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, ये सिंपल सा फिनोमेनन था, ठीक है, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे आए नहीं है। तो क्या इतना समझ में आया सबको, जो भी मैंने बोला, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, पहले शायद कुछ और था, एक मिनट, देखो ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, फील्ड से क्या समझते हो, और वो भी इलेक्ट्रिक का फील्ड है, क्या समझ रहे हो, हाँ, मतलब ये कि देखो अगर मैग्नेट है, सपोज अगर मैग्नेट है, अगर आप उसको ना थोड़ा पास पास रखोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एकदम दूर रख दोगे तो अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका फील्ड ही गायब हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज का वो एरिया जहां तक के वो अपने इन्फ्लुएंस को बैठा सकता है, मतलब एक एरिया जहां तक के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उसका इन्फ्लुएंस जो है दूसरी चार्ज की तरफ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है, फील्ड क्या है, एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जहां पर एक आवेश दूसरे आवेश से या तो प्रतिकर्षित होगा या तो फिर आकर्षित होगा, समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं था, हम बोलते ना हम इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो मतलब क्या कि उस फील्ड में बहुत अच्छे, वहां से बाहर भगा दोगे तो क्या होगा, हम न्यूट्रल हो सकते हैं या तो फिर नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है, क्या चीज, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आवेश आती है, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक्चुअल में ना ये सबका देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो सकता है,
ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो अगर यहाँ पे अगर ये भी सपोज पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप एक और पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो रिपेल करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस, आपको क्या मतलब है, इट इज ऑल अबाउट एन एरिया नॉट अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट को आप रखोगे तो भाई फैलेगा तो चारों तरफ, आप कहीं पर भी चार जगह में चुंबक लगा दो इट विल अट्रैक्ट, है कि नहीं। और अगर कहीं दूर रख दोगे तो अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, इट इज ऑल अबाउट द एरिया, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो कि पॉजिटिव का बाहर जाएगा नेगेटिव का अंदर जाएगा, तो इट इज ऑल अबाउट द मतलब टेक्निकलिटी है वो सब चीजें, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया के बारे में, कि आते हैं, वही मैं बता रही हूँ, आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का जो पोर्शन है ना उसी से। इवन आज तक ये भी नहीं पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 2022 टू 2012। आई हैव सर्च ऑल द क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन यहाँ का नहीं मिला है टॉकिंग अबाउट द मेंस पार्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ऐसे कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी, इससे आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे नहीं है एक भी न्यूमेरिकल, अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज ऑल अबाउट एन एरिया, कि कहाँ तक के उसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या फिर उसका क्या होगा, रिपल्शन होगा। इतना समझ में आई बात। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, किसी चीज की इंटेंसिटी बोल रहे मतलब क्या, उसकी तीव्रता कितनी की स्पीड से हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां से आया है आपका क्वेश्चन, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का प्रवाह, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख इंटेंसिटी क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्ड क्या है देखो, तीव्रता है। तीव्रता से क्या मतलब हुआ, कितने अमाउंट या कितना स्पीड या कितना तेज या कितना स्लो, ऐसा कुछ हुआ। तो देखो मैं अब इससे समझा, देखो ये यूनिट चार्ज है, इसको प्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस चार्ज में लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस चार्ज में लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझ में। अब इसमें एक चीज आप लोग वो पढ़े हो क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो, क्या होता है मतलब, हाँ, और वेक्टर में जो है वो डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो देखो स्केलर की अगर हम लोग बात करें ना, स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको बोलते हैं संदेश, हाँ। तो अदिश और संदेश। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है मतलब टाइम है, स्पीड है, ये सब, लेकिन डायरेक्शन है क्या, नहीं। आप क्या बात कर रहे थे कि मैडम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव, तो बेटा ये तो खुद ही एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कीजिए और ये बताए कि वो अदिश है कि सदिश, संदिश, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो मतलब क्या हुआ कि क्या है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो है क्या, एक पर्टिकुलर चार्ज अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कितना फोर्स उस चार्ज को लग रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी। समझ में आया कि नहीं समझ आया, आया। तो एक क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा वो यही है। क्या चीज बोल रहे हो, वो स्केलर क्वांटिटी है, हाँ।
क्यों स्केलर, देखो ना यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, वो तो देखो पूरी डायरेक्शन में फैलेगी। मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, वो पूरी डायरेक्शन में फैलेगा। फोर्स या फिर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर आप समझो कि वो गाड़ी चला रहे हो, तो एक्सेलरेट सीधा करते हो कि दाएं बाएं इधर उधर करते हो, रोड के हिसाब से करोगे तो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसका। बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो जहां रखा रहेगा उसके आजू बाजू के सभी एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। समझ में आई बात। What is electric intensity? Is it scalar or vector quantity? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 का कुछ क्वेश्चन है ये। दो 2018 का क्वेश्चन है आपका ये। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कॉन्केव मिरर का एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, वो 3 बार आया हुआ है, 2022, 17 और 14 में 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन। मेंस का मैं बता रही हूँ आपको, 3 बार आया हुआ है वो। इवन कॉन्वेक्स मिरर वाला भी हुआ था, वो भी रिपीट हुआ है। आप लोग ना एक बारी क्वेश्चंस को देखना कि मेंस में कैसे आए हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरे आपको यहाँ पे करवा दे रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, लिख लो। 2 मार्क्स का है, 2018 का है। और जो आप न्यूमेरिकल का पार्ट बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है और कोई पार्ट नहीं, ठीक है। वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। अब देखो, पीछे जाते हैं। तो क्या इतना कंप्लीट हुआ आज हमारा, इतना हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 प्रकार है, क्या क्या है किसी को पता है क्या। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट मतलब होता है स्थिर विद्युत और चलने वाला धारा विद्युत। चलो अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या समझ रहे हो, स्थिर मतलब क्या। हाँ बोलिए ना जो आता है। स्थिर मतलब क्या, जो फ्लो नहीं होता, स्थिर है, कोई चीज स्थिर है मतलब क्या है, फ्लो नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, मैंने क्या बोला, जितने भी रहते हैं वो सब न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन क्या अभी मैं मतलब इलेक्ट्रिक शॉक मेरे को कुछ लग रहा है क्या, मैं न्यूट्रल स्टेज में हूं ना, तो सब में न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है, जब तक कि कोई बाहर का फोर्स ना आ जाए। जैसे कि समझो कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो जब तक के देने या लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तब तक के वो क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो अपनी जगह में ही रहेगा। अभी एग्जांपल दिया था व्हाइट पेपर और किसका, आयरन का। व्हाइट पेपर ऐसे ही रख दो, दूसरे व्हाइट पेपर को भी ऐसे ही रख दो, तुम्हारे पेजेस है ना, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उन लोग, पॉजिटिव नेगेटिव भाग रहे हैं कहीं। तो हर एक चीज क्या होती है, न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन इसी पेपर को अगर मैं रब कर दूं आयरन में, चार्जेस जनरेट होंगे, फ्रिक्शन या घर्षण के वजह से होते हैं, वही कंसेप्ट है। तो स्थिर विद्युत मतलब स्थिर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो है, वहीं पर है। लेकिन अगर वो फ्लो करने लग जाए, ठीक है, ड्यू टू सम फिनोमिना जैसे कि फ्रिक्शन, मैंने लाइट चालू करी तो क्या हुआ, बल्ब चालू, इलेक्ट्रिसिटी आई। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लाइट को स्विच ऑन किया है। समझ में आया। स्थिर विद्युत एंड धारा, स्थिर से ही समझ आ रहा है, इट इज स्टैटिक। अब देखो आगे, फोर्थ है आपका कूलम्स लॉ। देखो
इन इलेक्ट्रो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों की टेंडेंसी रहेगी फोर्स लगाने की। क्या रहेगी? फोर्स लगाने की टेंडेंसी रहेगी। पॉजिटिव और पॉजिटिव है, क्या करेगा? प्रतिकर्षित, भागने की टेंडेंसी, एक दूसरे से दूर, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके पास कितने चार्ज है समझो, Q1, इसके पास कितने चार्ज है समझो, Q2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब ये कैसे हुआ? देखो दो चार्ज है, ठीक है, मानती हूँ इसमें 5, या छोड़ो न्यूमेरिकल छोड़ो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों की टेंडेंसी क्या है, दूर जाने की। एक बात बताओ, अगर दो चीज अट्रैक्ट करने वाली है, उसको मैं अगर उसका डिस्टेंस कम होगा तो वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, दूर रख दूंगी तो क्या करेगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो रेडियस से यहाँ पे मतलब क्या है, डिस्टेंस ही हुआ। रेडियस मतलब क्या हुआ, दो के बीच की दूरी, दो चार्जेस या दो मैग्नेट के बीच की दूरी। तो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो बाहर बाहर चला गया तो उसको अपन को पुश करके अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इसलिए फोर्स क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये फोर्स बढ़ेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो ये क्या है, Q1 और Q2 चार्ज, ठीक है, चार्जेस है तो भाई फोर्स तो लगाएंगे, इक्वल ही लगाएंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या अनइक्वल लगाएंगे, इक्वल ही लगाएंगे ना। तो इसीलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज। उनके हिसाब से, जो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। ठीक है, और चलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब देखो कोई भी चीज अगर यहाँ से हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, ये बात आप लोग को पता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है कि, देखो अब किसी को ये समझ में आया यहाँ पे R² क्यों लिया हुआ है, डिस्टेंस है ना, वो भी दो चार्जेस का है। देखो इसका ना आपको डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ना उसको प्रूफ करने का कुछ आपके है, ना आज तक कभी कुछ आया हुआ है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जस्ट इसलिए था क्योंकि इसमें चार्जेस इंक्लूडेड है और आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि इफ सपोज कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर पाए। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या है कि अगर दो चार्ज हैं और वो ठहरे हुए हैं एक जगह में तो दोनों की टेंडेंसी होगी कुछ ना कुछ क्या, फोर्स लगाने की। तो जो फोर्स लगाएंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी उनके पास चार्जेस है, और रेडियस के क्या है, इनवर्स। मतलब कि ये चार्जेस अगर पास पास हैं तो फोर्स कम लगेगा, दूर है तो फोर्स क्या हो जाएगा। इतना कंप्लीट हुआ। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर समझ में आया कि बोलूं मैं, आया। कुचालक, अर्धचालक एंड दिस सुचालक, इतना कंप्लीट हुआ। बताऊं एक बार, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, F/Q। F क्या है यहाँ पर, फोर्स, Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसमें कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगा रहे, कितने इंटेंसिटी का फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अर्थक्वेक का देखा आपने, उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए एक अलग पैरामीटर है। अर्थक्वेक पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। तो मरकरी स्केल और कौन सी होती है, रेक्टर स्केल। तो जो वो होता है, रेक्टर स्केल से क्या मेजर करते हो, हाँ हाँ, जो मर्केली स्केल होता है उससे इंटेंसिटी मेजर की जाती है। तो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता की कितने की स्पीड से आई, समझ रहे हो। और जो रिक्टर, जो मैग्नीट्यूड को बताता है, वो क्या बताएगा कि भाई कितनी तबाही मचाई। समझ में आया, इंटेंसिटी हो गया। इसी से क्वेश्चन थे, कौन सी क्वांटिटी है वो, स्केलर की वेक्टर, अदिश की संदिश, कौन सी है, स्केलर। कौन सी है,
बोलिए। नींद आ रही है तो फिर कौन सी क्वांटिटी, जल्दी फास्ट। और क्यों है वो भी बताएंगे आप। देखो भाई, पोटेंशियल मतलब, पहले आपसे क्वेश्चन बताइए क्या है? क्या था वो? स्केलर की वेक्टर। समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ? क्यों नहीं आया भाई? इंग्लिश फास्ट हो रहा है, यही तो पूछना था ना। देखो, क्या बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या था उसका हिंदी में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता मतलब क्या होता है? तीव्रता मतलब, हाँ, तो कोई पर्टिकुलर अगर चार्ज, चार्ज मतलब क्या है? आवेश। आवेश होता है ना चार्ज मतलब। तो एक पर्टिकुलर जो आवेश है, ठीक है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? उसके क्षेत्र। समझ में हो? क्षेत्र जो है एक आवेश के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है, उसको उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अदिश क्यों है? क्योंकि क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशाएं नहीं है। अब समझ में आई बात? बोलना चाहिए ना, नहीं आ रहा है तो। क्लियर है अब तक सभी? चलो, पोटेंशियल से क्या मतलब समझ रहे हो ये बताओ, चलो जल्दी। पोटेंशियल क्या भाई, क्या है? क्षमता। हाँ, लोगों को कहते हुए सुना होगा, यू हैव द पोटेंशियल टू डू, बोलते क्षमता। हैं लोग। हाँ, कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे किसकी कैपेबिलिटी चाहिए हमको? इलेक्ट्रिक मतलब क्या? चार्ज, मानू चार्ज। अब देखो, वापस लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। कुछ नहीं करना है, दूर से, एकदम दूर इनफाइनाइट जगह से मैं क्या कर रही हूँ? चार्ज को लेकर आ रही हूँ। चार्ज को लेके आ रही हूँ किसके लिए? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा है मेरे को? मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। किसके ऊपर करना पड़ रहा है? चार्ज के ऊपर। तो देखो, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला से बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना वी से बताते हैं, वी से डिग्निफाई करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कितना वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को, एक चार्ज को लाने में, एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक चार्ज है उसको मैंने दो जगह पर लाया, एक छोटी जगह, एक बड़ी जगह, एक कम डिस्टेंस, एक ज्यादा डिस्टेंस, मेहनत कहाँ पे ज्यादा लगी मेरे को? मतलब यहाँ पे मेरे को मेहनत ज्यादा लगी। ठीक है, अगर वर्क, अगर वी ज्यादा है मतलब क्या है? डब्ल्यू ज्यादा, मतलब जहां पे वर्क ज्यादा रहेगा उसका क्या होगा? पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो देखो, मतलब मैं ये बोलूं, अगर मैं इसको A1 लूं, इसको B1, तो ये इससे ज्यादा है। चार्ज तो सेम ही है, एक ही चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। ऐसे सपोज करो कि मैं यहाँ से, मेरे को चलना है, यहाँ से वहां जाऊंगी, वहां तक जाऊंगी इनके पास, मेहनत क्या है? कम। बाहर तक जाऊंगी 5 किलोमीटर, मेहनत क्या है? समझ में? मेहनत ज्यादा है, तो समझो मेरे को चार्ज, मैं अभी गई 1 किलोमीटर, बाद में मेरे को जाना 5 किलोमीटर, मेहनत कहाँ ज्यादा लगेगी? 5 किलोमीटर में। सेम यही कंसेप्ट है कि चार्ज अगर है, ठीक है,
तो एक पर्टिकुलर चार्ज को लाने में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को कितनी मेहनत करना है, कितना वर्क करना है, वो उसका क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो A1 या फिर ये A है, यहाँ पे लाने में मेरे को मेहनत क्या करना है, बहुत ज्यादा। अगर मेरे को वर्क डन अगर ज्यादा है, मतलब उसका पोटेंशियल क्या हुआ, कैसे पता चला, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि VA इज मोर देन VB, लिख लू। अब देखो एक नया टर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल तो समझ गए, डिफरेंस क्या है, किसके बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, VA माइनस VB, या इसी को बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। देखे होगे 5 किलोमीटर जाऊंगी, 1 किलोमीटर जाऊंगी, फाइनल क्या है मेरा 5 किलोमीटर, इनिशियल क्या है मेरा 1 किलोमीटर। माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला 4। समझ में आई नॉर्मल भाषा में। अब इससे आए हैं क्वेश्चंस, नोट करो। हम्म एक मिनट, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला था ना, उसमें जो स्केलर और वेक्टर मैंने आपको बताया, उसको वहां से क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन में से स्केलर और वेक्टर को काटना। यहाँ पे उसको पुट करो। ये है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना विद्युत विभव बोलते हैं। यहाँ तक कि सबको सब चीज समझ आए, आपको समझ में आया, आपका नाम, समझ आया आपको। मतलब इसका होगा कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ढूंढेंगे आप। ठीक है, किसका किसका, स्टेट, स्टेट, स्टेट है वो। आपने क्या देख, अरे एक मिनट यार, लो स्टेट है, बताओ कि वो स्केलर है, सदिश, संदिश है या अदिश है। फास्ट तो नहीं है, आप सबको समझ में आ रहा है ना, हो गया आप सबका। मैम एक बार फॉर्मूला से बताइए ना। ऑनलाइन वाले सो रहे हैं, चलो। सेल और बैटरी क्या है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज बैटरी, बताओ भाई। अब सेल बताओ। हम्म और एक बात बताओ कि सेल में कन्वर्ट क्या होती है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। केमिकल टू, सेल के अंदर में ना, और कुछ, और कुछ,
देखो वो चीज सही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है वो बैटरी होती है। सेल में क्या होता है, कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि हीटर्स लेते हो आप, उसमें भी कन्वर्जन होता है ना। हीटर मतलब वो जो गर्म करता है, पता है ना। उसमें भी क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट। इतना तो पता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। इतना बात पता है सबको। तो सेल में क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं बैटरी में, क्या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंपल सा था। अब देखो कुछ लिस्ट है। एक चीज और, सर्किट डायग्राम्स आपके में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंट के क्वेश्चन में आ गया और आपको नहीं समझ में आया कि वो क्या फिगर है, इसीलिए मैं बना रही हूँ, उसको आप लिख लें। लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट। देखो किसको कैसे बताते हैं, ये है सबसे पहले। अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो उसको ना ऐसे बताएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। किसको किससे दर्शाते हैं वो वाली लिस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल होगा तो ये होगा, बैटरी होगा तो कैसे हो जाएगा, बैटरी होगा तो कैसे होगा, दो तीन सेल एक साथ जोड़ दूं, ऐसा कुछ होगा। अब देखो, पहले बनाओ फिर मैं बताती हूँ। देखो ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि किसको हम किससे दर्शाते हैं। हो गया सबका। देखो अगर इलेक्ट्रिक सेल रहेगा तो सेल को मैं कैसे दिखाऊंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कैसे दिखाऊंगी, दो या फिर तीन या फिर जितने भी रहेंगे सबको मिला दो। ठीक, प्लग की ओपन, ओपन मतलब क्या, हाँ, ओपन मतलब खुला, खुला मतलब क्या, स्विच ऑन स्विच ऑफ, हाँ, ऑन ऑन ऑफ, ओपन मतलब ऑफ। ठीक है, और क्लोज मतलब ऑन। ऐसा भी समझ सकते हो कि सर्किट कंप्लीट कब होगी, ऐसा भी समझ सकते हैं ना, बटन दबाया क्लोज हो गई सर्किट, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गई, क्लोज का इन द सेंस कंप्लीट हो गई। तो ये बीच में अगर मैं डॉट लगा देती हूँ तो उसका मतलब क्या, कि वो
चालू हो गई, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये रहा इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को कैसे दिखाऊंगी, फिलामेंट्स रहते हैं ना बल्ब में, देखा ना। हाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाऊंगी, ऐसे। रेजिस्टेंस क्या है बताऊंगी, एमीटर और वोल्टमीटर। चलो रेजिस्टेंस बताती हूँ। रेजिस्टेंस नाम से क्या लग रहा है, रोक देता है, प्रॉपर से जाने नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अमीटर का काम क्या होता है, करंट नापता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस को नापता है, ठीक है। अब ये सर्किट है, ये तुम्हारी क्या है, बैटरी है, दिख रहा है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, बैटरी है। किससे जोड़ा उसको, अमीटर से। क्यों, क्या नापना है, इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर मैं, अरे इसमें की तो लगाया ही नहीं है, चलो की को चालू कर दिया, बल्ब जलेगा, करंट कौन नापेगा, अमीटर नापेगा। कितना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है कौन नापेगा, एमीटर नापेगा। इतना बात समझ में आई। सिर्फ ये डायग्राम था बताने के लिए कि अगर आ गया पेपर में कि किसको कैसे शो करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये भी है, सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट आपका रेजिस्टेंस में आएगा, ठीक है। इतना हुआ, आगे बढ़ू। सर्किट डायग्राम सबको क्लियर है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्या है, ये क्लोज्ड है मतलब क्या होगा, ऑन। क्लोज्ड है मतलब, और ओपन है मतलब, एक को याद रखना, क्लोज मतलब, समझ में आई बात। अब ओम्स लॉ सुना है क्या सबने, पढ़ा होगा, ओम का नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं ओम्स लॉ में, देखो ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या, सुचालक। अगर कोई कंडक्टर है, कोई सुचालक है, उसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो जो भी करंट फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V मतलब क्या, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, किससे, बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करोगे तब तो एनर्जी आएगी। तो क्या बोला ओम्स लॉ को, मेरे को बताओ क्या बोले सर ओम्स, क्या बोला मैंने, कोई कंडक्टर है, उसमें अगर दो कंडक्टर के एंड्स को अगर मैं कोई बैटरी से जोड़ दूं तो उसमें जितना भी करंट का प्रवाह हो रहा है, जितना भी करंट का फ्लो हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात। अब देखो वापस से ये हटाना है अपन को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, इसकी जगह क्या हटा के लिखेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1/r। अब पूछोगे ये r क्या है, r क्या है, रेजिस्टेंस। v क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के लिए सेम चीज यूज होती है, वो है क्या, V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, दो चार्ज के बीच में जो भी वर्क डन हुआ है उसके बीच का क्या था, डिफरेंस, वही था ना। R रेजिस्टेंस, V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो यहाँ पे। और I क्या है, करंट है। अब मैं कोई बात करूँ, इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, देखो यहाँ पे अच्छे से, कुछ नहीं कर रही हूँ, ये R क्या था, 1/r था, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, डिवाइड में तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। अभी आई की बताई थी, करंट की क्या है, एम्पियर।
रेजिस्टेंस के आगे बताऊंगी क्या होती है, किसी को पता है क्या? ओम। ओम। तभी तो ओम्स लॉ है, ओम। ठीक है, तो वोल्ट्स इज इक्वल्स टू एम्पियर ओम। और देखो ये जो ओम है ना, उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है, तो ऐसे। वोल्ट्स का भी पता है, एम्पियर का, ए सबको पता है। ओम्स लॉ क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे, उधर पे ध्यान नहीं, सबका ध्यान इधर। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या बोले? एक सुचालक लिए, एक कंडक्टर लिए। कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा, मतलब क्या होगा? करंट का उसमें फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर एक कंडक्टर है, उसके दोनों एंड्स, देखो कोई मेटल रहेगा तो भाई लेफ्ट एंड राइट तो उसमें भी रहेगा, जैसे बैटरी में, तो उसको हमने किससे कनेक्ट किया है? एक बैटरी से। तो बोल रहा है उसमें जितना भी करंट फ्लो होगा, वो उन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मान लो एक करंट ये है, एक करंट ये है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन किया सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है। वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है इसका अलग होगा, इसका अलग हो, एक ही बह रहा है लेकिन इसको अलग मिलेगा और इसको अलग मिलेगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो वोल्टेज का डिफरेंस हुआ, करंट एक ही फ्लो हो रहा था। समझ में आ रही है बात? अभी जो पैरेलल सीरीज और ये वाला करेंगे तो उससे और आपको समझ में आए। ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आए हैं, डिफाइन द ओम्स लॉ, ऐसा था। तो ओम्स लॉ का आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। I क्या है? आप लोग को समझ आया? आप दोनों को पक्का? ये डेरिवेशन जो इतना करा है, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो क्या करते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? R, 1/R। R क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम, तभी तो है क्या? ओम्स लॉ। अब देखो एक ग्राफ बनता है सिर्फ प्रूफ करने के लिए। ग्राफ में क्या बोले कि करंट को जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाती हूँ वैसे वैसे जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या हो रहा है? दोगुना होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। करंट इधर से बढ़ाया तो ये भी क्या हुआ? बढ़ते गया, बढ़ते गया। समझ में? तो क्या मिल गया? एक स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसका मतलब क्या? कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हो गया? अब देखो यहाँ पे अब कंफ्यूजन आएगा, मैडम ने ले लिया 2, 4, 6, 8, होगा? क्या बोला था? क्या है वो? पोटेंशियल दो के बीच का डिफरेंस। दो अलग अलग पोटेंशियल है ना भाई, इतना उसमें दिमाग नहीं लगाना। और वैसे भी ये एनसीईआरटीज में, ये आपके में नहीं, सिर्फ दिखा दिया कि अगर आया तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए? अभी 2 क्वेश्चंस हुए ना, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ। ये मैंने नहीं क्वेश्चन बनाया भाई, 2012 का क्वेश्चन है, 2 मार्कर। कैसे लिखोगे भाई? ओम्स लॉ आएगा तो बताना थोड़ा जरा, कैसे लिखने वाले हो ओम्स लॉ?
डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा क्योंकि 2 मार्कर है, लेकिन फॉर्मूलाज हमेशा लिखना, ठीक है। जैसे अगर सपोज कभी क्वेश्चन आ गया कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो था, तो उसमें आप क्या करोगे, ग्राफ को जो हमने अभी बनाया ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी किया, तो वो करोगे, फॉर्मूला डिराइव करोगे और आंसर आ जाएगा। हर चीज में आप कुछ लिखो ना लिखो, अगर जैसे डेफिनेशन आ रही है तो उसके साथ में अगर उसका फॉर्मूला है तो जरूर से पुट करेंगे, इवन इन द 2 मार्कर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं किसमें, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। चलो बताओ भाई क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस? हम्म हम्म इलेक्ट्रॉन बढ़िया से चल रहे हैं, ठीक है, उनको बीच में कोई रोकेगा भी तो, कि पूरा ही फ्लो होने दे देगा, ठीक है। आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, ठीक है, सब चीजें अपने घर में तो है, तो क्या पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो सपोज फुल टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी आते रहती एकदम ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हो जाता तो क्या होता? अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता, कोई इसको रोकता ही नहीं, तो क्या होता? ओवरलोडिंग होगी, ठीक है। जितने भी रोड्स बने हुए हैं, ठीक है, फुल स्पीड से आप चला रहे हैं बिना ब्रेक करके, एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। तो इसीलिए जैसे रोड में एक स्पीड ब्रेकर है ताकि आपकी स्पीड क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, वैसे ही रेजिस्टेंस बोलता है इलेक्ट्रॉन तू ज्यादा घूम मत, मैं बीच में हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू रेजिस्ट, कि बहुत जरूरत से ज्यादा अगर फ्लो हो जाए तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? अब देखो, ये रेजिस्टेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें रेजिस्टेंस का पहले आपने डेफिनेशन दे दिया कि क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। आपको पूरी कॉपीज मिलेगी, स्कैन कॉपीज। अभी आप समझो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या फैक्टर्स अफेक्टिंग। मतलब प्रतिरोध को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से गुण, फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्या, लेंथ। अब एक बात बताओ, लेंथ, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? बोलो, जो समझ में आता है बोलो। जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या बोलेगा, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे को रोकने आऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे लिखू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो दूसरा है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब होता है क्षेत्र, चलो बताओ एरिया का बताओ भाई, किसमें ज्यादा रहेगा, 1 में या 2 में? रेजिस्टेंस किस में ज्यादा रहेगा? 1 में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, पक्का? 2 ज्यादा रहेगा? तो जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा रेजिस्टेंस, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? एक बार सोच लो एकदम अच्छे से, एक बार सोचो फिर मैं बताती। देखो भाई, 2 एरिया है, कोई चीज जो है वो जितनी खुली रहेगी, जितनी बड़ी रहेगी, उसमें चीजें भी तो उतनी अलग अलग जगह बिखरी पड़ी रहेंगी। और वहीं पे अगर कोई चीज छोटी सी है
इतनी छोटी सी। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, हौच पौच मची नहीं रहेगी बहुत ज्यादा। तो एरिया क्या है, छोटा, जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा क्या, रेजिस्टेंस। क्योंकि सबके में क्या मची हुई है कि हमको जाना है, हमको जाना है, निकलने की जगह मिल रही है क्या किसी को, नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। वो देखा है सॉलिड लिक्विड और गैस वाला कंसेप्ट, दूर दूर रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, सॉलिड में एकदम दबे हुए हैं, लिक्विड में थोड़े दूर, गैसेस में क्या है पूरे ही दूर। वही कंसेप्ट यहाँ पे कि जितना ये जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी कम रेजिस्टिविटी रहेगी। यहाँ से भी देख सकते हो कि भैया देखो वैक्यूम, कुछ तो स्पेस उसको मिलेगा जाने के लिए, सबके सब एक दूसरे के सामने कोलाइड तो नहीं होंगे, लेकिन जितनी छोटी जगह रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हौच पौच मची रहेगी, सबको बाहर निकलने का है। समझ में आई बात, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी, ठीक है, जितना कम एरिया उतनी, दोनों को मिला दूं, फिर वापस अब यहां से हटेंगे और आएंगे रो। ये रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। अब देखो अरे भाई, रेजिस्टेंस क्या था, हम्म, जोर से बोलना, डर गए क्या, तो बोलो ना भाई जोर से बोलो। हाँ, और रेजिस्टिविटी से क्या समझ रहे हो, देखो रेजिस्टेंस अगर एक फिनोमेना है, वो अगर रोकने की क्षमता है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। इसका मतलब क्या कि सिल्वर रहेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग रहेगी, कॉपर रहेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग रहेगी। मतलब कि ये जो रो है उसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक के लिए है, ठीक है, स्पेशली या फिर स्पेसिफिक है मतलब वो किसी एक को ही बोल रहे हैं हम लोग। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो क्या है, कोई एक मटेरियल के लिए, कि एक मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है। समझ में आया, देखो भाई, तो जो तीसरा था आपका वो था मटेरियल, मटेरियल ऑफ द वायर, वायर का मटेरियल कैसा है, समझ में आएगा। अब देखो लास्ट है टेम्परेचर, क्या समझते हो टेम्परेचर से क्या होगा भाई, तापमान, क्या होगा टेम्परेचर से, हम्म, देखो ये था एक वेसल समझो, मानती हूँ, ठीक है, इसमें थे इलेक्ट्रॉन, हीट दिया, मतलब क्या दिया, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगी उतना वो लोग क्या करेंगे, उछलेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर बिखरेंगे, वाइब्रेशन कॉज करेंगे। वाइब्रेशन अगर कॉज के, इसका मतलब क्या, उनकी एनर्जी कम होते जा रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, एनर्जी कम होगी ना। देखो जितना ज्यादा वो वाइब्रेट करेंगे मतलब क्या करेंगे, करंट को स्लो करवाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा कम होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा होगा। देखो हीट है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना ज्यादा हीट दिया उतना ज्यादा इन्होंने कॉज किया क्या, वाइब्रेशन। अरे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन इनको पसंद नहीं आ रहा है एक्चुअली। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा एनर्जी होगी लूज,
मतलब करंट होगा। ए रुको एक मिनट, हॉच पॉच को कम करने दो। मैं लिख रही हूँ फिर बताती हूँ। क्या हुआ, कोई एक सब्सटेंस था, कोई एक मेटल था, उसको मैंने एकदम हीट किया, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया। उसके जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स आएंगे क्या करेंगे, वाइब्रेट होना चालू हो जाएंगे, इधर उधर भगना चालू करेंगे। जितना ज्यादा उन लोग भगेंगे, जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी उनकी, कम। अगर एनर्जी कम हो रही तो क्या करंट ज्यादा फ्लो होगा, नहीं होगा ना, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट करो क्या, वो जो पानी लेते हैं, अगर जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जाओगे उतने जल्दी वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर पानी भी है उसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो पानी में भी क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा जल्दी क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क आप लोग को समझ में आया। रेजिस्टेंस क्या था, हम्म और रेजिस्टिविटी क्या था, किसी मटेरियल के लिए वो स्पेसिफिक था। ठीक है, अब देखो इसमें ना दो चीज और आगे। देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या था, प्रतिरोध। अब अब यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब प्रतिरोध का संयोजन। देखो बहुत सिंपल, ये क्या था, रेजिस्टेंस का था ये। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ लिए कि वो क्या था, प्रतिरोध। अब रेजिस्टेंस को कैसे लगाया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में। मतलब ये कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे बनाना है, उनको कैसे मिलाना है एक दूसरे से, एक दूसरे के क्रम में मिलाना है कि एक दूसरे से समानांतर मिलाना है। सीरीज मतलब क्या हो गया, एक क्रम में, क्रमबद्ध जो बोलते हैं कि एक के बाद एक। पैरेलल मतलब क्या हो गया, समानांतर। ये देखो इसको बोलते हैं सीरीज, मतलब हुआ श्रेणी क्रम। ठीक है, और ये होता है क्या, पैरेलल, जिसको बोलते हैं क्या, समानांतर। फर्क क्या आएगा, अगर मान लो, बताओ मेरे को रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था। करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है क्या तीनों में, सीरीज में देखो एक ही करंट चल रहा है ना। ठीक है, कहीं से टूटा हुआ है क्या, कहीं से टूटा हुआ है, वो एक सीरीज में फ्लो कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालना रहेगा, मानती हूँ कि आर रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, R1, R2, R3। मतलब इसका फॉर्मूला कैसे होगा कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे अगर मिलाओगे तो 10 10 10 कितना हुआ, 30 हुआ, हुआ कि नहीं। अब वहीं पे ये करंट जो था वो तीन भागों में बट गया,
ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे होता है, 1/r, आर एन लोगे ना यहाँ पे, मतलब एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने भी आ सकते हैं, 3 4 5 6 जितने मर्जी। ये ये होता है इसका फॉर्मूला, आर एन 1/r1, 1/r2, 1/r3। इसको कैसे समझ सकते हो, अगर ये एक है, अगर ये एक आई है, तो ये जो एक आई है वो 3 भागों में टूटा हुआ है कि नहीं, कुछ अंश इसके पास, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास, फिर तीनों जाएंगे और मिलके क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। तो देखो इसका भी क्या है, 10 10 और 10। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या है तुम्हारा, करो भाई, 1/10, 1/10, 1/10, कितना हुआ, 3/10। तो देखो ये क्या था, 1/rn, आर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/3 ओम। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, हुँ? कि अगर मैंने एक को, अगर एक रेजिस्टेंस को अगर मैंने सीरीज में लगाया, दूसरे को अगर मैंने पैरेलल में लगाया, तो देखो कितना डिफरेंसेस आता है, एक में 30 आ गया, एक में क्या आ गया, 10/3, काफी कम हो गया, 3.333 ऐसे कुछ हो गया। तो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं, वो बताओ किस में लगने चाहिए, सीरीज में कि पैरेलल में। हाँ, वापस सोचो पहले अच्छे से, सोचो सोचो। देखो जो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं वो हमेशा सीरीज में लगते हैं। क्यों सीरीज में, अगर सीरीज में लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट का फ्लो तो हो रहा है, साथ ही साथ उसको रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। तो जरूरत से ज्यादा करंट का फ्लो ना हो जाए, इसीलिए रेजिस्टेंस रहता है सीरीज में, ताकि अगर ओवरलोडिंग हो गई या कोई भी फिनोमेना हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रोक देगा कि भैया स्टॉप। इसीलिए बिजली के बिल में जो फर्क आएगा ना, अगर पैरेलल में लगा दोगे तो बिजली का बिल कहाँ से कहाँ, क्यों, रेजिस्टेंस कितना है, 3.33 कुछ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 30। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इसमें ज्यादा कंज्यूम होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा बिल। समझ में आई बात। अब चलो, अमीटर हो गया था, वोल्ट मीटर हो गया था। अब मेरे को बात बताओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझ रहे हो, ये सब ना मुंह से बताने वाले, कल इलेक्ट्रिक पावर बताती हूँ। अब से जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, मैंने तुम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था ना, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, वो है, एक सोलर सेल है, ये सब चीज आप लोग को थ्योरेटिकल है, तो वो कल करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर से कल करेंगे। आज कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये बताओ हीटिंग इफेक्ट से क्या समझ रहे हैं, क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, चार्जर है, फोन को चार्ज किया हुआ है, चार्जर गर्म होते हुए देखा, क्या है वो, वही, मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, भाई वो एक दूसरे से कोलाइड भी तो कर रहे हैं लाइट के थ्रू। ऐसा तो नहीं कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ऐसा कहीं कोई कंसेप्ट है नहीं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कोई अगर आगे आना चाह रहे तो उसको वापस पीछे भेगे फेंक देंगे कि नहीं तुम जाओ वापस। तो क्या है, वही क्या कॉज कर रहा है, आपका हीटिंग इफेक्ट। समझ में, इसमें जूल्स का लॉ, उसमें देखो जूल्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लॉ है, हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसका मैं लिखूंगी आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। देखो फिर भी बता देते हैं, डेरिवेशन जैसा कोई पार्ट आपके में नहीं है ना, क्योंकि डेरिवेशन जो है ना वो सीबीएसई वाले लेवल का हो जाता है या सीजी वाले लेवल का, जो अपन स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं वो है। यहाँ पे क्या है, आपको समझना है चीजों को, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब और सब एकदम सिंपल थे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पास किया, ठीक है, मैंने बोला उसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट, तो भाई कंडक्टर में होगा कि इंसुलेटर में, क्यों होगा, इतना तो समझ गए हो ना। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर है उसमें अगर करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, एक दूसरे से वो कोलाइड भी कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, गर्म होना, तापीय प्रभाव। ठीक है, इसमें एक है, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या निकला, रेजिस्टेंस। यहाँ पे है क्या, जूल्स का लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलते हैं कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, करंट, आर क्या है, टी क्या है, हाँ हाँ, इसका है सेकेंड, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट एम्पियर। जूल्स लॉ यही बोलता है, Q इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो हीट है, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीटिंग। अब करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस पे आएंगे, बोलेंगे तो रुक, जितना ज्यादा टाइम तक के चलाओगे उतना ज्यादा, कैसे, हीटर को ज्यादा देर तक के चलाओगे तो गर्म गर्म ज्यादा लगेगा, हीटर को कम देर तक के चलाओगे, कम टाइम तक के चलाओगे तो उतना करेगा। सेम एसी के साथ है, लेकिन उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं है, क्या है, कूलिंग इफेक्ट। इतना समझ में आया। एप्लीकेशंस दिखाने की जरूरत है, आयरन प्रेस जो बोलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका जल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आते हैं ना, और हीटर। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं कोई बात बताऊं, CFL और LED बल्ब है। CFL जो है उसमें क्या समझते हो क्या होता होगा, टंगस्टन का वायर सुना है, सुना है। तो वो जो टंगस्टर होता है वो क्या है, कंडक्टर, लेकिन क्या होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। तो जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, वो मेल्ट नहीं होता, उसके वजह से जो बल्ब है वो रोशनी देगा आपको, लेकिन वो वायर जो वो फिलामेंट नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझे। CFL के साथ प्रॉब्लम क्या थी, CFL के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। ठीक है, एनर्जी का कंजप्शन जरूरत से ज्यादा, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा बिल। तो क्या यूज करने लगे, एलईडी। एलईडी में आए कौन, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आएंगे डायोड्स जो आगे पढ़ेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन वगैरह है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनमें क्या पाए जाते हैं, होल्स। ठीक है, पी एन डायोड वगैरह रहता है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बात थी। अब इसी में एक आता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज से क्या समझते हो, फ्यूज हो गया, यहाँ नहीं हुआ है, क्या हुआ है फ्यूज। हम्म हम्म, फ्यूज उड़ गया बोलते हैं ना। वही होता है कि जब जरूरत से ज्यादा, जब लाइट, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो जाती है तो एज अ सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, फ्यूज। वो क्या करता है, जैसे रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है, वैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, जैसे ही जरूरत से ज्यादा अगर हमको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो फ्यूज का जो वायर रहेगा बीच से कट जाएगा, तो क्या कर देगा, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को रोक देगा। ठीक है, अब आजकल फ्यूज की जगह क्या आ जाते हैं, MCB, मिनिएचर
एमसीबी बोलते हैं ना, एमसीबी गिरा दो बोलते हैं, सुना है? छोटा सा रहता है, गिरा देंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो अपने आप रुक हो जाएगा। सेम किसका काम कर रहा है वो, फ्यूज का काम कर रहा है। ओवरलोडिंग से क्या समझ रहे हो, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मान लो एक सॉकेट है, एक सॉकेट से सबको जलाना है तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग। जरूरत से ज्यादा क्या होगा, उसका एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा ना, एनर्जी कंजप्शन, तो ये क्या होती है, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या है भाई, शॉर्ट सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या था, वो एक सेफ्टी डिवाइस था, ठीक है। जरूरत से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या था हमारे पास, फ्यूज था। वैसे सेम एमसीबी का काम था, लेकिन जो ये है शॉर्ट सर्किट, उसमें पता है क्या होता है, 3 वायर्स रहती है, ठीक है, जिसके थ्रू हर काम होता है, वो अपन कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 वायर्स होती है, एक होती है लाइफ वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है वो अर्थ के नीचे में रहता है, तो वो क्या करता है, जब ये लाइफ वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, दोनों में कुछ वियर और टीयर, मतलब कि कुछ खरोच आ जाए या कहीं से कट जाए, और ये दोनों का मिक्स हो जाना, लाइफ वायर और न्यूट्रल वायर, उसके वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। समझ रहे हो, वायर कितनी है, 3, कौन कौन सी, अर्थ पर, अर्थ वायर कहाँ है, अर्थ के, अर्थ में नीचे की तरफ, तो क्या होगा, अर्थ वायर है तो लाइफ वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाती है, जब एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। समझ में आया, चल एक क्विक रिकैप आज फटाफट, आज थोड़ा कंटेंट ज्यादा था, कल करेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट, इसी में आगे बढ़ेंगे। चलो देखो सबसे पहले बताना आज पढ़े क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े भाई। अरे एक मिनट, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन दे दूं तुम लोग को, तो ये यहाँ तक के हो जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 4th। फोर्थ होगा ना भाई, व्हाट इज ओम्स लॉ है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बताओ तो इसमें जल्दी से आंसर क्या लिखोगे, 4th नंबर का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पेज पलट के बताएंगे सबके सब। देखो एक काम करेंगे, कल जो रेजिस्टेंस वाला है ना, सीरीज और जो पैरेलल वाला, वैसे तो उसका डेरिवेशन पूछा नहीं अभी तक के, ठीक है, लेकिन कल मैं ना उसको एक बार डिराइव करके बताती हूँ आप लोग को, कि अगर r इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 है, या 1/r लिया है तो क्यों लिया है, एक बार अपन देख लेते हैं, अगर सपोज क्वेश्चन आया तो आपके लिए ठीक रहेगा। लिखो इसे, क्योंकि इसमें एक लिखा है कि राइट द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला, मतलब कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डेरिवेशन है, ठीक है। हाँ तो कहाँ थी मैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, बताओ भाई क्या था उसमें, हाँ जोर से जोर से जोर से, क्या था, लेंथ और, एक बार सब कोई क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता था भाई,
किसी मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल्स टू IR था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे अपन लोग? अरे बेटा कहाँ पीछे पीछे भागे जा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक करंट, याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, रेजिस्टिविटी, सीरीज और पैरेलल, और वही हो गया सीरीज और पैरेलल, और हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और क्या बच गया? एमसीबी। खत्म? ठीक है, क्लासेस भी खत्म। कल से करेंगे पावर और आगे का। बोलो।